देश में कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। लॉकडाउन के बाद अब कोरोना कर्फ्यू ने लोगों के जीवन पर इसका गंभीर प्रभाव डाला है। पिछली बार तो लोगों को सरकार की तरफ से कुछ सहूलियत दी भी गई थी, राशन पानी की, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं हुआ। बस कुछ समाज सेवी संगठन और राजनीतिक दल लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, पर सरकारें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही से करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। उत्तराखंड में किश्तों में लॉकडाउन लगाकर सरकार अपनी औपचारिकता निभा रही है। सरकारों की इन औपचारिकताओं की वजह से आम आदमी की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से नैनीताल के जिला अध्यक्ष संतोष कबड़वाल जी, साथ ही युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दिग्विजय सिंह चौहान जी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमने बीजेपी से भी अपनी चर्चा में शामिल करने के लिए बुलाया था, लेकिन बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी नेता हमारी इस चर्चा का विषय बनने के लिए तैयार नहीं हुए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए वो तैयार नहीं हुए। खैर, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे दोनों मेहमानों का हमारे इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की मदद किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारा जो चल रहा है, आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और किस तरीके से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं उससे पहले मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ। चूँकि आज की डिबेट पर जो यहाँ पर चर्चा के लिए मुझे बताया गया था कि भाजपा के प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, लेकिन बहुत ये सोचनीय विषय है कि भाजपा के प्रतिनिधि आखिर आज क्यों इस चर्चा से भाग रहे हैं, क्यों वो कैमरे से मुंह छुपा रहे हैं, क्यों वो चैनलों के सामने आने से और बयान देने से अपना मुंह छुपा रहे हैं। इससे ये बात निश्चित हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना काल में कोई भी अपने दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम नहीं रही है, पूर्णतः फेल रही है। इसलिए आज ये हालात पैदा हो गए हैं कि इनको कैमरे के सामने जनता के सरोकारों के सवाल पर अपना मुंह इनको छुपाना पड़ रहा है। और बाकी रही मदद की बात, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में और गांव-गांव में लोगों की मदद कर रहे हैं, राशन की किटें उन तक पहुंचा रहे हैं, सैनिटाइजर डोर टू डोर हर घर हर दुकान सैनिटाइजर किया जा रहा है, और उसके अलावा निःशुल्क भोजन जो कोविड पेशेंट्स और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की सुविधा के लिए निःशुल्क भोजन की हमने किचन की सुविधा भी हमने शुरू करी है कई विधानसभाओं में। और उसके अलावा अगर आप गढ़वाल मंडल के आप क्षेत्र में देखें, जहां पर बहुत गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो वहां पर फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए वहां पर नींबू पानी शिकंजी की व्यवस्था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है, जरूरतमंदों को दवाई वितरण करी जा रही है, और जितना भी सहयोग आम जन को आम आदमी पार्टी कर सकती है, हमारे सारे लोग पूरी तत्परता से, पूरी तन्मयता के साथ उस काम में लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार ने जो ये लॉकडाउन लगाया है, आप इस लॉकडाउन से कितना सहमत हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ मौका दिया बोलने का, सरकार से सवाल उठाने का मौका दिया। पर विडंबना यही है, आप देखिए सरकार हर बार अपना मुंह छुपाती है। रही अपने उत्तराखंड की बात, तो पिछले इन्होंने जो अभी मुख्यमंत्री चेंज किया था, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्होंने उत्तराखंड के साथ सिर्फ छल किया है, उत्तराखंड में कोई विकास कार्य किया ही नहीं। और अभी जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, आप उनका भी कार्य प्रणाली देख सकते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, जिससे कोरोना के लिए उन्होंने कोई भी उचित कदम नहीं उठाया। तो मैं आपको बता दूं, ये सरकार कोरोना में विफल रही है। और लॉकडाउन जो है ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। मगर लॉकडाउन की, चलिए मानिए पिछले साल जब कोरोना आया था, सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए बोला था कि ये जब एकदम से आ गया, इसमें हमारी कोई तैयारी नहीं थी। पर अभी सरकार को पिछले साल 1 साल का पूरा समय मिला, पर इन्होंने इस बार भी बिना कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई इनका सही से उद्देश्य नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। आज आम जनमानस, एक मिडिल परिवार इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि देखिए सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, आप पार्टी हो या हर कोई पार्टी हो, और सामाजिक लोग, वो जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं, वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मगर एक मिडिल मैन जो एक मिडिल क्लास परिवार से आता है, जिसने अपना लोन लिया, जिसने लोगों से ब्याज पे पैसा लिया और अपनी दुकानों पे माल भरा, मगर एकदम से उसे लॉकडाउन के चलते अपनी दुकान बंद करनी पड़ गई।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉकडाउन के लिए दुकानें खुलवा दीजिए, पर उनके परिवार के बारे में भी कौन सोचेगा। आज वो लोग, आप समझिए, उनके घर में खाने को नहीं है, मगर वो किसी से कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लोग उनसे ये अपेक्षा नहीं करते हैं, पर वो बहुत दुखी हैं और अपने घरों में बस यही सोच रहे हैं किसी तरह की सरकार हमारे लिए कोई सहूलियत करे। मगर भाजपा सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। भाजपा सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो एक भ्रष्ट राज की तरह काम कर रही है। भ्रष्ट राज अपने पुत्र मोह में देश को बर्बाद कर रहे थे, और ये भाजपा पार्टी सिर्फ सत्ता मोह में इस देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचाने पर तुली हुई। दिग्विजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आप सरकार अगर लॉकडाउन लगाए तो दिक्कत, ना लगाए तो दिक्कत, मतलब आप अगर सत्ता में होते तो आप किस तरह की रणनीति को? मैम, मैं लॉकडाउन लगाने का कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन लगाना गलत है, पर हर किसी चीज़ का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। आप लोगों को, आपने राशन पिछली बार बांटा जिसमें इन्होंने करोड़ों का घोटाला किया, वो आपके सामने है, जांच का विषय है। मगर इस बार इन्होंने आम जनता को सिर्फ और सिर्फ खुद के भरोसे और भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। इन्होंने जनता को बेहाल छोड़ दिया है। ना उनके बिजली के बिल आ रहे हैं, उसमें कोई इन्हें सहूलियत देनी चाहिए थी, उसका कुछ नहीं है। बैंक में उनके कर्जा माफ़ी का कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताइए, एक मध्यवर्गीय परिवार वो किसके आगे हाथ फैलाए और किससे अपनी दुहाई लगाए? और रही बात आज की कोरोना महामारी में, एक व्यक्ति का, जो आम जनता है, उसका दो ही पे विश्वास है, एक भगवान पे और दूसरा इंसान रूपी भगवान डॉक्टरों पे। वहीं इनके पार्टी के एक नुमाइंदे जो इनकी पार्टी की तरफदारी करते हैं, बाबा रामदेव, जो स्वयं एक बाबा हैं, बाबा होने के बाद भी उन्होंने डॉक्टरों पे इतनी गंदी टिप्पणी की है कि उनकी दवाइयों से आम जनता मर रही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो भ्रांति और भ्रम फैला रहे हैं लोगों में, उसका क्या फायदा होगा? इन्होंने सीधा सीधा रामदेव ने सरकार पे सवाल उठाया है डॉक्टरों को कह के, यानी कि सरकार जो इतने हॉस्पिटल बना रही है वो बेकार बना रही है। तो उसमें मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था भाजपा सरकार से, अभी भाजपा के नेता आए नहीं, कि वो रामदेव का साथ दे रहे हैं इसमें या रामदेव के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि ये डॉक्टरों पे सवाल उठाना एक आदमी क्या मनोबल तोड़ना है। अब वो बेचारा क्या सोचेगा? रामदेव जी के अकॉर्डिंग बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो उसके मन में क्या रहेगा कि अब उसे बचाएगा कौन? ये आदमी को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की बात है, और ये सरकार की एक ही मंशा है, सिर्फ और सिर्फ कैसे राजनीति चुनाव जीता जाए, बस। सर, मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर आप सत्ता में होते तो आप किस तरह से चीजों को करते? अगर हम सत्ता में होते तो हम प्रॉपर तैयार एक विश्लेषण तैयार करते कि हमें आगे क्या करना है, इस कदम के बाद अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हम ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं देश के और मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के, ये बच्चों का खेल नहीं है। आप एक खुद देखिए, जब स्कूल में भी कोई फंक्शन होता है या कुछ कोई भी बीमारी आ जाए या कोई भी हो, हमारे घर में भी एक तैयारी करी जाती है कि अगर हम यहाँ नहीं कर पाएंगे तो ये करेंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे। पर इन लोगों के पास कोई है ही नहीं, अपना में जो मन में आता है आए दिन कर देते हैं। कभी कह देंगे लॉकडाउन खोल दीजिए, कभी आधे दिन खोल दीजिए, कभी पूरे दिन खोल दीजिए, कभी फिर 10 दिन बढ़ा दीजिए। प्रॉपर इनका एक जो सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए वो कुछ नहीं है, सब हवाओं में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जनता के लिए लॉकडाउन कीजिए, चैन तोड़िए, पर आम जनता को, एक मिडिल क्लास परिवार को भी तो कोई राहत दीजिए। आप बिजली के बिल माफ़ नहीं कर रहे हैं, बैंक का लोन कोई माफ़ नहीं हो रहा है, तो उस मिडिल परिवार को कौन देखेगा? आप मार्केट में आके देखिए, आज ये हालत हो गई है कि लोग कफन का सामान लाने के लिए हिंदू धर्म तरीके से करते हैं, तो बेचारे फ़ोन करते हैं दुकानदारों को कि मुझे दे दीजिए, और दुकानदार मजबूरी में जब सामान उन्हें देने जाता है तो एक चोर की भांति शटर खोल के उन्हें सामान देता है। क्या व्यापारी वर्ग चोर बन के रह गया है सरकार की निगाह में? आप ये देखिए। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन कोई भी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लगाया, एकदम से सब कुछ सडन लोगों के सामने ला करके रख दिया। इन्हें 1 साल का समय मिला था, फिर भी इन्होंने कोई सिस्टमेटिक तरीके से लॉकडाउन लगाया ही नहीं, और कोरोना के लिए तो उन्होंने कोई कार्य किए ही नहीं है। अभी आप देखिए, सिर्फ 2% भारत में वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है, और उत्तराखंड की स्थिति बताएं तो 2nd नंबर पे है वो मृत्यु दर में हमारा उत्तराखंड। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे में, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान आ जाता है कोरोना खुद जीना चाहता है। ये कैसी हमें हास्य का प्रतीक बना दिया इन्होंने। आज लोग हमसे पूछते हैं, तुम्हारे मुख्यमंत्री जब ऐसी ऐसी बात करते हैं तो क्या शिक्षा का स्तर है आपके प्रदेश में? सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मैं आम आदमी पार्टी के से संतोष कबड़वाल जी से पूछना चाहूंगी कि सर, अगर आप सत्ता में होते, क्योंकि 2022 में आप भी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अगर आप सत्ता में होते या फिर आप सत्ता में आएंगे तो किस तरह की सहूलियत आप लोगों को देंगे? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे लोगों ने देखा है दिल्ली में किस तरीके से स्वास्थ्य के मॉडल को अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पर डेवलप किया है, और
उसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, और कोरोना काल में जो दिल्ली में जो स्थितियां जो हुई हैं, ये केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी आम आदमी पार्टी से, इसलिए वहां पर चूंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है और वहां की सरकार केंद्र पर निर्भर है, ऑक्सीजन की व्यवस्था वहां पर केंद्र पर निर्भर है कि अगर अनुमति देगा तो उतनी ही ऑक्सीजन वहां पर उपलब्ध होगी, और उस पर भी सारे अधिकार वहां की सरकार के छीन के इन्होंने वहां एलजी को वहां पर उनके ऊपर बैठाल दिया। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां पर बहुत बेहतर काम किया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत कम समय में पूरे देश के अंदर ये एक इतिहास है कि मात्र 10-12 दिनों के अंदर वहां पर उन्होंने 200 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल वहां पर तैयार किया अरविंद केजरीवाल जी ने। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, अभी दिग्विजय जी ने कहा कि 1 साल का वक्त था सरकार के पास, तो वो वक्त दिल्ली सरकार के पास भी था, लेकिन दिल्ली में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो भी दिक्कतें हैं सबसे ज्यादा वो दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली के लोग जितने भी हैं वो सड़कों पर, एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था लोगों का दिल्ली की सड़कों पर कि खाने की गाड़ी जा रही थी और लोग पीछे ऐसे पड़ रहे थे राशन के लिए कि भाई किसी सूरत से उन्हें वो राशन मिल जाए। तो दिल्ली की भी हालत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली की हालत इसलिए ठीक नहीं है कि केंद्र सरकार से जो उम्मीदें थी, राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरकार को वहां पर सहयोग नहीं दिया जितनी वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जो दिल्ली का अधिकार बनता था, दिल्ली की जनता का जो अधिकार बनता था, क्योंकि दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पूरे देश की जनता निर्भर है। पूरे देश से वहां पर अपना इलाज कराने लोग जाते हैं। वहां जितना ऑक्सीजन का कोटा था वो इन लोगों ने दिल्ली सरकार को मुहैया नहीं कराया, और जो वहां पर तमाम चीजें, जो मदद केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझकर वहां पर करनी चाहिए थी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की सरकार का जो अधिकार बनता था उस अधिकार से दिल्ली की सरकार को केंद्र की सरकार ने वंचित रखा। इस कारण ये सारी स्थितियां वहां पर पैदा हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में भी अरविंद केजरीवाल जी ने इन सबको एक चुनौती के रूप में लेते हुए वहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। और आज आप दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, बहुत बढ़िया वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और स्थिति वहां पर नियंत्रण में है। दिग्विजय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली सरकार ने जो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, दिल्ली सरकार की तरफ से जो कमियां हैं वो केंद्र सरकार की ओर से की गई हैं? देखिए, मैं रेखा जी आपको पहले बता दूं, जो केंद्र सरकार है जी, केंद्र सरकार को पूरे भारत की जिम्मेदारी उसे निभानी चाहिए, उसे हर स्टेट के बारे में संज्ञान लेते रहना चाहिए। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली को आपने देखा ही होगा, सिख समुदाय के लोगों ने आगे बढ़ के एक ऑक्सीजन लंगर चलाया, और जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास वीवी जी, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयास करा और हर घर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया। जो आप खुद देख रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के लीडर ने हर घर में पहुंचाकर पूरे देश ने उनकी सराहना की और पूरे देश ने उन्हें सराहाया उनके इस कार्य को। और दिल्ली में जितनी भयानक स्थिति थी, दिल्ली को सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कह दीजिए तो ऐसा नहीं होगा, दिल्ली में सभी लोगों ने, वो सिख समुदाय के लोग हों, कांग्रेस परिवार के लोग हों, मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस स्थिति में सभी पार्टियों को दरकिनार करके जो सभी साथियों ने, उत्तराखंड में देख लीजिए आप, हल्द्वानी में देख लीजिए या दिल्ली में देख लीजिए, इस बार सभी युवाओं ने एकता का प्रतीक बने और सबने मिलकर कार्य किया है। सिर्फ अगर मैं ये कह दूं कि कांग्रेस ने कार्य किए हैं या आम आदमी पार्टी ने कार्य किए, वो गलत होगा। आप दिल्ली की ही देखिए तो सभी लोगों ने मिलकर कार्य करे हैं, तब जाके दिल्ली की स्थिति रुक पाई है। और वही हमारे उत्तराखंड में सारे युवाओं ने बिना किसी पार्टी के बात करके, सभी संगठनों ने एक प्लेटफॉर्म पे आके लोगों के मानवता निभाते हुए कार्य किया है, ना कि किसी पार्टी का, क्योंकि ये पार्टी का विषय नहीं होना चाहिए। कोरोना महामारी एक ऐसी है, जब हम इससे जंग जीतेंगे ना, तब जनता के लिए कुछ कर पाएंगे आगे। मतलब आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि आम आदमियों ने इस बार, क्योंकि आम आदमी ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई राजनीतिक पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। अगर मदद की बात कहें, आप लोगों के सामने साक्ष्य है कि सिख समुदाय के लोगों ने मदद करी है, किसानों ने मदद करी है, तो हम आम जनता ने मदद की है, कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत मदद की है, और सबसे ज्यादा दिग्विजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से क्या कमियां रही? देखिए, मैं सरकार की तरफ से अगर आप कमियों की बात कहें तो मैं अपने प्रदेश की आपको पहले बता देता हूं। हमारे प्रदेश में 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो 357 मैट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, शायद भाजपा वालों को अभी तक जो नेता है इन्हें पता नहीं चला, इन्होंने हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई यूपी गवर्नमेंट को देनी शुरू कर दी। और जब हमारे प्रदेश में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तब हम जमशेदपुर से ऑक्सीजन मंगा रहे थे। तो मैं पहले इनसे यही पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया
केंद्र सरकार से ये नहीं कह सकते थे कि भाई हमारे प्रदेश की हालत बहुत गंभीर है। आज पूरे हमारे भारत देश में उत्तराखंड की हालत बहुत गंभीर थी कि भाई मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, इन्होंने अपनी जनता को छोड़ दिया, उन्हें त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की चाटुकारिता करने के लिए। अरे आप प्रदेश के मुखिया थे, आपको पहले प्रदेश के लोगों को संभालना था, आप उनके पिता तुल्य थे। उन्होंने, आपको मैं बता दूं, ऑक्सीजन की कमी से, एक उपचार ना मिलने की वजह से बहुत लोगों की जान गई है। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और भाजपा सरकार का फेलियर था कि हजारों जानें चली गई। दूसरा, माँ गंगा, ये संस्कृति की बात करते हैं, आप खुद देखिए इनके बयान आए, इन्होंने माँ गंगा को दूषित किया। अभी ग्रीन अटैक की बात चल रही है, इन्होंने गंगा किनारे हिंदू शवों को दफनाने के लिए मजबूर हो गए। अगर यही कार्य कोई और करता तो ये उसमें धार्मिक भावना फैला देते। आप देखिए, इन्होंने हिंदू शवों को दफनवाया, वहां पे माँ गंगा को दूषित करने का कार्य किया। इन्होंने माँ गंगा की पवित्रता पे सवाल उठा दिए इस टाइम। तो कांग्रेस पार्टी का पहले भी ये स्टैंड था कि देखिए, पार्टीवाद छोड़िए, ये देश के लिए खड़े होने का समय है, ये राजनीति विषय नहीं है। और ना जब हमारे देश सुरक्षित रहेगा और हमारे देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, तब बाद में आप राजनीति करते रहना। मगर अभी सभी राजनीति और ये अपना जो आपका ढोंग है, इन्हें त्यागी और दिल से आगे सेवा कीजिए। कि राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत को बढ़ावा दीजिए। इंसानियत को बढ़ावा देना ही पड़ेगा इन्हें। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से क्या कमियां आपको लगती हैं और क्या उन कमियों पर काम किया जा सकता था? सरकार की तरफ से सहयोगी क्या मिला है राखी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत छोटा सा। आप एक मॉडल विधानसभा के रूप में आप कालाडूंगी की विधानसभा को आप देख लीजिए। क्योंकि मैं इस विधानसभा का निवासी हूं, मैं इस विधानसभा में रहने वाला हूं, और 1.5 लाख की आबादी है पूरी विधानसभा में। एक एम्बुलेंस नहीं है। कोटा बाग, बैल पड़ाव, कालाडूंगी, चकलुआ से लेकर के पूरी विधानसभा के अंदर एक एम्बुलेंस नहीं है। एक एम्बुलेंस वहां पर आम आदमी पार्टी ने उपलब्ध कराई है, जो अभी अपना काम कर रही है। वो सारे लोग लगे हुए हैं वहां पर, और एक भी एम्बुलेंस नहीं है। और उसके बावजूद यहाँ की जो विधायक हैं, बंशीधर भगत जी, माननीय बंशीधर भगत जी, जो कि इस प्रदेश के कद्दावर काबीना मंत्री भी हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अपनी विधानसभा में वो स्वास्थ्य सुविधाओं को वो दुरुस्त करते, यहाँ पर वो सारी चीजें वो मुहैया कराते यहाँ के लोगों को जो उनको आवश्यकता है। पूरा कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र, पूरा, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा जैसे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, पूरे कुमाऊं की जनता, पूरे तराई की जनता इस हॉस्पिटल पे डिपेंड है, और पूरा कालाडूंगी विधानसभा का पूरा क्षेत्र इस हॉस्पिटल में डिपेंड है। और वहां पर इतने संसाधन नहीं है, इतनी मैन पावर नहीं है। मैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की बिल्कुल आलोचना नहीं करूंगा। वहां के जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, वो इतना ज्यादा इरिटेशन में है, वो इतना ज्यादा इरिटेट हो गए हैं, क्योंकि एक डॉक्टर के ऊपर सैकड़ों मरीज वहां पर छोड़ दिए गए। एक डॉक्टर के ऊपर वो व्यक्ति क्या करेगा? आखिर उस व्यक्ति का गुस्सा, मैं खुद अब वहां पर मैंने देखा कि उस हॉस्पिटल में इतने गुस्से में, इतने क्षोभ में वो डॉक्टर हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कोरोना काल निश्चित रूप से जिस दिन चले जाएगा, वो सारे डॉक्टर्स को, वो सारे स्टाफ को, वहां की सारी नर्सेस को, उनको मनोवैज्ञानिक सेवाएं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की सेवाएं उनको लेना अनिवार्य हो जाएगा। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। बाकी यहां पर जो मोर्चरी है, जो सवधा जो यहां पर मोर्चरी है, तो उसमें मैंने इस तरीके से अपनी आंखों से मैंने लाशों के ढेर देखे हैं जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकता हूं। मैं अंदर से मेरी आत्मा बहुत आहत है जो स्थिति मैंने देखी है। हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि कोई हमारे प्रदेश में कोई इस तरीके का शासन आएगा कि हमें ऐसी स्थितियों को अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या काम कर सकते हैं हम, क्या आगे इन व्यवस्थाओं को सुधार सकते हैं? देखिए, 1.5 साल का टाइम मिला था इनको स्थितियां, 1.5 साल का बहुत ज्यादा समय था। अगर ये आत्म मुग्ध ना होकर, अगर ये इन व्यवस्थाओं में, मोदी जी टीवी में आकर बोल रहे हैं कि देखिए हमने जंग जीत ली, और उसके बाद वो बंगाल की रैली कर रहे हैं। यहां पर अगर एक व्यक्ति अपने घर से काम करने के लिए, रोजी रोटी जुटाने के लिए घर से बाहर निकल जाए, तो उसे पुलिस के लट्ठे खाने पड़ते हैं, पुलिस की लाठी उसे खानी पड़ती है। वहां लाखों लोगों की रैली को देखकर मोदी जी बहुत खुश हो रहे हैं कि वाह, इतनी ज्यादा संख्या में लोग यहां पर आए हैं, मैं बहुत उत्साहित हूं, उनका यह बयान आ रहा है। और आज की स्थिति यह है कि ये कोरोना का जो दंश इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने जो झेला है,
उससे पूरे प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा आहत है। और मोदी जी की छवि, जितना प्यार मोदी जी को इस देश की जनता ने दिया, वो सारा प्यार, उनका असली स्वरूप जो था मोदी जी का, वो जनता की आंखों के सामने आ गया है। उसका एक बहुत बड़ा सबूत मैं आपको बताऊं, कल भाजपा की कोर कमेटी की बैठक देहरादून में हुई थी और वहां पर उन्होंने निर्णय लिया है कि वो वहां पर चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो सिर्फ एक फंडा है, चुनाव, चाहे वो लाशों के ढेर पर चढ़कर उन्हें चुनाव लड़ना पड़े, वो उस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है। तो कल जो मैं आपको कोर कमेटी की बैठक के बारे में बता रहा हूं, उसमें तय हुआ है कि मैं ये बात अपनी पूरी कर रहा हूं कि एक स्लोगन इन्होंने दिया है कि सेवा ही संगठन, मतलब सेवा ही संगठन के माध्यम से अब ये चुनाव के बीच में आएंगे। मोदी जी के नाम को इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं, लेकिन जनता समझ चुकी है। राखी जी, देखिए दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीनिवासन जी, जिन्होंने घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए और पूरे देश ने, सोनू सूद जैसे एक्टर और सब भी बड़े सामाजिक संस्थाओं ने उनकी सराहना की। पर दुर्भाग्य देखिए, सत्ता के घमंड में चूर होके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस भेज देती है उनके घर, और पुलिस उनसे पूछती क्या है, ये एक सोचने का विषय और हंसने का विषय कि आप लोगों की सेवा कैसे कर रहे हैं। जबकि इसमें मोदी जी को मानवता दिखा के और बड़प्पन दिखा के उन्हें शाबाशी देनी चाहिए थी कि आप जैसे युवा और आगे बढ़ के लोगों की सेवा करें, जिससे हम कोरोना से इससे छुटकारा पा सकें। पर उन पे जांच बढ़ाई गई। और रही बात आप भाजपा पार्टी की, तो मैं आपको बता दूं, आज ही दिल्ली पुलिस ने एक ऋतिक प्रताप सिंह को अरेस्ट किया है, जो खुद को भाजयुमो का कार्यकर्ता बताता है और जिसने 50 लाख से ऊपर की ठगी की है, और वो भाजपा के बड़े बड़े लीडरों के संपर्क में भी रहा है। तो कोरोना काल में जहां मानवता का उदाहरण देना था, आपको लोगों की सेवा करनी थी, आप उसमें मौका ढूंढ रहे हैं, आप उसमें ब्लैक कर करके लोगों की, जनता की जेबें काट रहे हैं। आपदा में अफसर ही ढूंढ रहे हैं ना, कि इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जितना इनसे मलाई खाई जाए ये उतनी खा जाएंगे। इन्हें जनता ने एक दूध का भगोना दिया था, ये दूध तो पी गए हैं, अब नीचे की मलाई भी इन्हें छोड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। ये जनता को लूट के बर्बाद करने की नीति अपना चुके हैं, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन्हें भी दिख गया है कि अब ये आगे आने वाले हैं नहीं, तो जितना इनसे लूटा खटसोटा जाता है, ये जनता को लूट के जाना चाहते हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप दोनों का करती हूँ कि आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और आपने अपने विचार रखे कि किस तरह से हम देश को, या हम अपने राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य को किस तरह से इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, कैसे हम अपनी राजनीति को छोड़कर इंसानियत का पल्ला पकड़कर लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर तो हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा है, लेकिन फिर भी आप लोग आए और आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।